दोस्तों पुराना वाला तुर्की और प्रेसिडेंट एर्दोगन वापस लौट आए हैं और इन्होंने इजराइल की ऐसी बुरी तरीके से वाट लगाई है कि शायद उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। एक दो नहीं कई चालें एक के बाद एक तुर्की ने इजराइल के खिलाफ चली हैं। दोस्तों 7 अक्टूबर से पहले एर्दोगन को मुस्लिम वर्ल्ड का हीरो समझा जाता था, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग स्टार्ट हो गई और इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर बेतहाशा अत्याचार स्टार्ट कर दिया, लेकिन तुर्की ने कोई भी सही एक्शन इजराइल के खिलाफ नहीं लिया, जबकि तुर्की दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश आंकड़ों के हिसाब से माना जाता है। न सिर्फ तुर्की सबसे ताकतवर मुस्लिम देश है, बल्कि वो इकलौता मुस्लिम देश है जो नाटो का मेंबर है। नाटो दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री अलायंस है, लेकिन इसके बावजूद भी तुर्की ने जो इजराइल के खिलाफ एक्शन नहीं लिए, उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई और लोगों का तुर्की और वहां के प्रेसिडेंट एर्दोगन के ऊपर से पूरी तरीके से भरोसा उठ गया था और एर्दोगन की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा डाउन हुई कि खुद तुर्की में लगभग 20 सालों के बाद मेयर के इलेक्शन में एर्दोगन की पार्टी की बुरी तरीके से हार हो गई। लेकिन 6 महीने इस जंग के बीतने और 40,000 से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनियों की जान जाने के बाद तुर्की ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो न सिर्फ बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री हैं, बल्कि इससे इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जिनमें से पहला कदम यह है कि तुर्की ने इजराइल से अपने सभी तरीके के ट्रेड रिलेशंस तोड़ दिए हैं और व्यापार करना बंद कर दिया है। तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जब तक फिलिस्तीनियों के लिए सही तरीके से एड पहुंचने की व्यवस्था नहीं की जाती और जब तक सीज फायर नहीं हो जाता, तब तक हम इजराइल के साथ किसी भी तरीके के ट्रेड रिलेशंस को नहीं रख रहे हैं। अब दोस्तों इससे इजराइल को कितना नुकसान पहुंचेगा, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 7 अक्टूबर को शुरू इस जंग से महज कुछ हफ्ते पहले यानी सितंबर 2023 में ही एर्दोगन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की थी और ट्रेड से रिलेटेड कुछ नई डील्स की गई थी। इसके अलावा तुर्की और इजराइल के बीच पिछले साल 2023 में $7 बिलियन यानी 56,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का व्यापार हुआ था। तुर्की बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसा हुआ है, खास करके तुर्की का शहर इस्तांबुल के बीच से बॉस्फोरस निकलती है। ये दुनिया का बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। इजराइल इस रास्ते पर बहुत ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि दोस्तों इसी रास्ते से इजराइल का 40% ऑयल आता है, क्योंकि इजराइल अजरबैजान देश से अपना ऑयल इंपोर्ट करता है। अजरबैजान खुद भी एक मुस्लिम मेजोरिटी देश है, पर इजराइल से उसके बहुत अच्छे रिलेशन है, इतने कि न सिर्फ दोनों के बीच बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, बल्कि उसने इजराइल से हथियार भी खरीदे हैं। तो अजरबैजान से जो भी ऑयल आना होता है, उसके पानी के जहाज का रास्ता तुर्की के बीचों बीच इस्तांबुल से होते हुए गुजरता है। ऐसे में अगर तुर्की ने ये कदम उठाया है तो इजराइल को कुछ वक्त के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ऑयल से रिलेटेड मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों ये इजराइल है, इसकी मदद के लिए बहुत से मुस्लिम देश सामने आ जाएंगे, भले ही वो फिलिस्तीन की मदद के लिए सामने न आ रहे हो, पर इजराइल को कोई ना कोई नया मुस्लिम देश ऑयल देने ही लगेगा। लेकिन बहुत से ऐसे ट्रेड्स वो तुर्की के साथ कर रहा था जो फिलहाल नहीं कर पाएगा। दोस्तों तुर्की देश की बुनियाद बहुत ज्यादा सेक्युलरिज्म पर रखी गई थी। यही वजह कि ईयर 1949 में इजराइल के इलीगली बनने के महज 2 साल के बाद ही तुर्की पहला मुस्लिम मेजोरिटी देश था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया और उसके साथ बहुत अच्छे संबंध भी स्थापित कर लिए थे। दोनों के बीच बहुत ज्यादा ट्रेड और बहुत अच्छे रिलेशंस चलते रहे 2010 तक। लेकिन साल 2010 में तुर्की के कुछ नागरिक जो कि प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट थे, एक पानी के जहाज पर सवार होकर गाजा पट्टी आ रहे थे। लेकिन फिर वो जब गाजा पट्टी के नजदीक पहुंचने वाले थे तो इजराइल के कमांडोज उस जहाज पर चढ़ गए और ऐसे 10 लोगों की उन्होंने हत्या कर दी, जिसके बाद तुर्की और इजराइल के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गए। इतने कि तुर्की ने इजराइल के साथ सभी तरीके के डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर दिए और 6 सालों तक यानी 2016 तक इजराइल और तुर्की के बीच में सभी तरीके के रिलेशंस खत्म हो गए थे। लेकिन 2016 में फिर से बहुत कुछ ठीक हुआ और फिर दोनों के बीच रिलेशंस एस्टेब्लिश हो गए। लेकिन दोस्तों 2016 के महज 2 साल के बाद ही इजराइल ने फिर अपना अत्याचार शुरू किया और कुछ फिलिस्तीनी नागरिकों को शहीद कर दिया, जिसके बाद फिर तुर्की के गुस्सा आया और तुर्की ने फिर इनके साथ रिलेशंस खराब कर लिए। आगे चल के फिर वो रिलेशंस सही हो गए जो अभी तक सही थे, लेकिन अब उन्हें फिर से खत्म कर दिया गया है। इसके बाद इजराइल को जो नुकसान होगा वो तो होगा। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट जारी की
और एर्दोगान को डिक्टेटर कहा कि एर्दोगान एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं और वो तुर्की के लोगों की और वहाँ के बिजनेसमैन की फिक्र नहीं करते हैं और उनके इंटरेस्ट को अनदेखा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम नए देशों की तलाश में हैं जिन्हें हम तुर्की के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करके अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सके। साथ ही हम होम प्रोडक्शन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। दोस्तों, एर्दोगान ने जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारे बयान भी जारी किए थे, लेकिन इन बयानों को जारी करने से कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए जनता इनसे डिमांड कर रही थी कि कोई कड़ा एक्शन लिया जाए। हालांकि एर्दोगान अपनी हर स्पीच में नेतन्याहू को कभी हिटलर से, कभी मुसोलिनी से, कभी जोसेफ स्टालिन से कंपेयर कर रहे थे और तो और एक बार उन्होंने नेतन्याहू को द बचर ऑफ गाजा भी कह दिया था। ये सारी बातें करने के बावजूद एर्दोगान की पॉपुलैरिटी लगातार कम होती जा रही थी, लेकिन अब एर्दोगान ने इजराइल के खिलाफ काफी कड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों, अगला कड़ा एक्शन जो तुर्की ने लिया है वो भी इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जो साउथ अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर जेनोसाइड का केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में दाखिल किया था, तुर्की ने उस केस को सपोर्ट किया है और वो साउथ अफ्रीका के साथ आ गया है। तुर्की ने यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग से खेलते हुए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और सबूत इन कई महीनों में इकट्ठा किए हैं जो पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ हैं, जिनकी वजह से इजराइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में फंस सकता है। इतना ही नहीं, तुर्की ने इस मामले में कहा है कि जो हमने सबूत इकट्ठा किए हैं और बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हमने पेश किए हैं, हमें पूरा भरोसा है कि इससे इजराइल बुरी तरीके से फंसेगा और खास करके नेतन्याहू को जेल हो जाएगी। नेतन्याहू के जेल जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और मैं लगभग 2 महीने से भी अपनी वीडियोस में आपको बता रहा हूँ कि नेतन्याहू का जेल जाना तय है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट चंद दिनों के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करेगा, जिसमें साउथ अफ्रीका के साथ साथ तुर्की का बहुत बड़ा योगदान अब हो गया है, क्योंकि तुर्की के इन सबूतों से नेतन्याहू के खिलाफ जुर्म और भी ज्यादा तय होते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला ऑलरेडी स्टोर कर लिया है, बस उसे सुनाया जाना बाकी है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ साथ फिलिस्तीन के लोगों पर अत्याचार करने में बहुत बड़ा योगदान इस शख्स का है जिसका नाम याओव गैलेंट है। ये इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है। इसके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है। इसके अलावा इजराइल की सेना के बड़े बड़े अध्यक्षों के खिलाफ और नेतन्याहू के मंत्रिमंडल में और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ एक साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। अब दोस्तों, ये अरेस्ट वारंट इतनी ज्यादा अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि 120 देशों में ये मान्य है और नेतन्याहू का जेल जाना इसलिए पक्का होता दिख रहा है क्योंकि केवल तुर्की या दूसरे देश इस बात को नहीं कह रहे हैं, बल्कि इजरायली मीडिया खुद इस बात को कह रहा है। इनफैक्ट नेतन्याहू ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा। जी हाँ, नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। मतलब 40,000 से ज्यादा लोगों को जिस इंसान की वजह से शहीद किया गया उसे अगर अरेस्ट किया जाता है तो वो कह रहा है कि ये एक स्कैंडल होगा, हिस्ट्री का बिगेस्ट स्कैंडल। हालांकि नेतन्याहू इतना ज्यादा डरा हुआ है कि इजरायली मीडिया के मुताबिक वो काफी ज्यादा नर्वस है इस फैसले के आने को लेकर और इसीलिए उसने अमेरिका की दोनों ही पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के सेनेटर्स से बात की है और कहा है कि हमें बचा लो। वो अमेरिका से लगातार ये कह रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रेशर बनाए कि नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट न जारी किया जाए। दोस्तों, इजराइल पर जब भी मुसीबत आती है तो वो सीधे अमेरिका का दरवाजा खटखटाता है और अमेरिका उसकी मदद को तुरंत तैयार भी हो जाता है। अब दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अगर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया तो नेतन्याहू के जेल जाने के चांसेस 50-50% है, क्योंकि वो एक देश का पीएम है तो हो सकता है उसे कोई अरेस्ट इतनी आसानी से न कर पाए। लेकिन अगर वो अरेस्ट हो गया तो उसकी जितनी भी जिंदगी बची है वो उसे जेल में बितानी होगी।